जय हिंद फ्रेंड, निधि और फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी जो हम कॉन्सेप्ट पे बात करें उसके बाद जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं उसमें आज आप देख रहे हैं करीबन ये 8वां कड़ी होगा जो आपके प्रैक्टिस सेट का होगा। और आपने इसे पूर्व 400 क्वेश्चन काव्य शास्त्र से कर लिया, वो भी भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को मिला के। काशिका है ये क्या चीज़ है, काशिका क्या है, और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है कि काशिका है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं ना कि ये वाला प्लेलिस्ट किसके लिए है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। तो हम यही कहेंगे इस चैनल पे जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो विधाएं हैं उनको छोड़ के जो भी चीज़ें हों पीजीटी के एग्जाम में भी हायर लेवल में सभी में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है इसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूटी सारे का इंक्लूड करके है। काशिका एक प्रकार का क्या है, पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका या भर्तृहरि कृत वाक्य पदी की टीका। तो इसमें काशिका क्या है एक प्रकार का, ये है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। पाणिनि कृत काशिका अष्टाध्यायी पर जो है काशिका अष्टाध्यायी पर जयादित्य में वामन द्वारा लिखी गई, यानी किसके द्वारा, काशिका जो अष्टाध्यायी पर जयादित्य में वामन द्वारा लिखी गई एक टीका है। 8 अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयादित्य तथा अंतिम 3 अध्याय वामन द्वारा विरचित है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा किसने, कौन से आचार्य ने स्वीकार किया है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य दंडी, मम्मट तथा विश्वनाथ ये अलंकारवादी आचार्य हैं। तो आचार्य कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहते हैं। और कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। आचार्य दंडी, मम्मट तथा विश्वनाथ, तो दंडी, मम्मट और विश्वनाथ ये सभी क्या है, अलंकारवादी आचार्य। भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य आनंदवर्धन तथा औचित्य के संप्रदाय के हैं छेमेन। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, व्यक्ति विवेक, काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है इसमें, काव्य प्रकाश। नाट्यशास्त्र जो है इनका ग्रंथ अगर देखें तो नाट्यशास्त्र किसका है, भरत मुनि जी का। व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक जो है ग्रंथ किसका है, ग्रंथकार महिम भट्ट का। काव्यालंकार आचार्य भामा एवं रुद्रट का। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दंडी, मम्मट, भामा, भरत मुनि। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। और उनके प्रवर्तक यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे रस संप्रदाय कि भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय छेमेन, रीति संप्रदाय वामन। तो यहाँ पे जो रस संप्रदाय में कि भरत मुनि, आनंदवर्धन ध्वनि के, कुंतक वक्रोक्ति, ये छेमेन औचित्य के, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के। सुख दुखात्मक कोरसाह कहने वाले आचार्य कौन है, सुख दुखात्मक कोरसाह कहने वाले आचार्य भरत मुनि, रामचंद्र गुरचंद, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, इनमें से कौन है। तो किसने ये कहा है, सुख दुखात्मक कोरसाह, ये कहने वाले आचार्य इनमें से कौन है। तो ये है आचार्य रामचंद्र गुरचंद। आचार्य रामचंद्र गुरचंद का कहना है, उनका कहना है सुख दुखात्मक कोरसाह, ये कहने वाले ये आचार्य हैं। इनकी प्रमुख रचना है नाट्य दर्पण। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन है जो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। रस, ध्वनि, अलंकार, शैली विज्ञान। तो ये है शैली विज्ञान। शैली विज्ञान संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। शैली विज्ञान के अध्ययन की मुख्यतः 2 दिशाएं हैं, साहित्य शास्त्र के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर। कंकड़ क्वड़ित रड़ित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अविचार। तो कंकड़ क्वड़ित रड़ित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार। विछड़ू तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन का तरताए आज नमक को सता रही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, काल दोष, लिंग दोष, वचन दोष, च्युत संस्कृति दोष। तो इसमें जो है च्युत संस्कृति दोष। प्रश्नगत पंक्तियों में च्युत संस्कृति दोष लक्षित होता है, जो सर्वदा रस के अपकर्षक होते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से यानी व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृति दोष कहलाता है।
च्युत संस्कृति दोष काव्य के नित्य दोष माने गए हैं। काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, भवभूति, भास, दंडी। तो काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? इसमें है दंडी। काव्यादर्श महाकवि दंडी की रचना है। इनमें से जो काव्यादर्श है वो महाकवि दंडी की रचना। काव्यादर्श दंडी की परिपक्वावस्था की कृति है। महाकवि दंडी की अन्य रचनाओं में है दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, छंदो विरचित तथा द्विसंधान काव्य। महाकवि माघ की रचना है। महाकवि माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वधम। भास की रचना है स्वप्नवास वदतम तथा प्रतिज्ञा योग गंध रायण्य। और भवभूत की है उत्तर रामचरितम। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वारभ्यंजन सहते क्रमेण तन्वय वृता यमार्का विनिगद्यते। यमक की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? मोहम्मद विश्वनाथ राजशेखर। तो किसने दिया है? विश्वनाथ ने। सत्यर्थे पृथगर्थाया ये जो है क्रमेण तन्वय वृत्ति यर्मकम, ये किसने दिया? यमक कलांकार की ये परिभाषा साहित्य दर्पण के रचयिता है आचार्य विश्वनाथ। जबकि आचार्य मंबट की अलंकार विषयक परिभाषा तदोषो शब्दार्थो सा गुणावन अलंकृति पुनः क्वापि तथा राजशेखर के अलंकार विषयक परिभाषा में गुणवदन अलंकृतस्य वाक्यमेव काव्यम। त्रियम तयमिदं प्याप्रीते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा, ये जो कथन है किसका है? त्रियमिदं व्यापृते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा, ये कहना किस आचार्य का है? भामा, मम्मट, रुद्र, जयदेव। तो ये कहना है रुद्रट का। तो यहाँ पे देखिए त्रितयमिदं व्यापृते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा, ये कहना आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट जो कि कश्मीर के निवासी थे, इनका समय अगर देखें रुद्रट का 9वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। रुद्रट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, जिसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद और चंद्रालोक। आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। सट्टक एक प्रकार का क्या है? छंद है, नाटक है, युद्ध शैली है, गीत है। तो इसमें सट्टक है क्या? एक प्रकार का सट्टक एक प्रकार का देखा जाए तो नाटक है। सट्टक एक प्रकार का नाटक रूपक होता है। सट्टक की भाषा प्रकृत होती है, अन्य बातों में नाटिका के तुल्य होता है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक की चर्चा की गई है। उनमें सट्टक रचना, कर्पूर मंजरी, प्राकृत अध्ययन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। रसाप कर्षका दोषा उक्त किस आचार्य की है? यहाँ पे देखिए तो रसाप कर्षका दोषा उक्त किस आचार्य की है? तो ये किस आचार्य की है? यहाँ पे देखें तो ये विश्वनाथ जी की है। रसाप कर्षका दोषा उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। ये उक्ति उनके प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लेखित है। इस युक्ति का आशय यह है कि दोष रसाप कर्षका होते हैं। वे रस प्रतीति के बाधक बनकर काव्य के आखाद्य को शिथिल, दोषयुक्त एवं विनिष्ट कर देते हैं। जबकि मम्मट ने मुख्य अर्थ के विधातक या आकर्षक को दोष कहा है। मुख्यार्थ हर्ति दोषो रसस्य। कीरत भनित भूत बल सोई सुरसरी सम सब कहे हित होई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो कीरत भनित भूत बल सोई सुरसरी सम सब कहे हित होई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, लोक मंगल, स्वांता सुखाय, अर्थ प्राप्ति। तो कीरत भनित भूत बल सोई सुरसरी सम सब कहे हित होई, ये सगुण भक्ति शाखा के अद्वितीय संत तुलसीदास की पंक्तियां। इसमें इन्होंने लोक मंगल की कामना की है। लोक मंगल की, सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की बात की है। तुलसीदास ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को ही महत्व दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? इसमें कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध, वर्ण विन्यास वक्रता, प्रकरण वक्रता। तो यहाँ पे है उक्ति विन्यास वक्रता। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के कुल 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो वक्रता में यदि देखें ना तो कुल 6 हैं, जिसमें वर्ण विन्यास है, पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, प्रबंध वक्रता है। चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानु जा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा व्यंजना लक्षणा। तो इसमें यदि देखें तो ये है व्यंजना। उपयुक्त दोहे में व्यंजना सब शक्ति है। व्यंजना सब शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ का बोध होता है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? यहाँ पे प्रसन्नता जो शब्द है उनमें कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। तो यहाँ पे जो प्रसन्नता शब्द है उसमें कौन सी ध्वनि है?
तो प्रसन्नता शब्द में अगर देखें तो ध्वनि है युग्मक। प्रसन्नता शब्द युग्मक ध्वनि है। ये ध्वनि वहां होती है जहां किसी शब्द में एक ध्वनि वर्ड का द्वित होता है, जैसे प्रसन्नता, अछूत, उत्फल, दिक्कत आदि शब्दों में दो ध्वनियों का दर्शन हो रहा था। ये सभी ध्वनियां युग्मक ध्वनियां हैं। सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी इस अवतारण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है। देखिए प्रश्न में दी गई पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उसे विलक्षण अर्थ का जो बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शक्ति कहते हैं। विश्वनाथ एवं मम्मट दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद बताए हैं, पहला अभिधा मूलक और दूसरा लक्षणा मूलक। बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से? बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से? प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, व्यंजना से, लक्षणा से या इन सभी से? तो बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो ये देखिए, तो ये है लक्षणा से। प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। संप्रति निर्दिष्ट पंक्ति में चंद तथा मुख, केस की बेड़ी एवं जंजीर के बीच एक साम्यता प्रतीत होती है। इन शब्दों को यहाँ पर इसलिए पिरोहित किया गया है ताकि बेड़ियों मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता चित्रित किया जा सके। बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का मतलब क्या है? बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो ये है लक्षणा से। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया जा सकेगा। प्रस्तुत पंक्ति में पद्माकर द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। उपरोक्त दोहे में हास्य रस है किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं आदि ऊट पटांग हरकतों को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधे बबूल के पात में पिसान रख कर छठे समास दान से हास्य रस व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, भयानक, करुण, अद्भुत। आचार्य भरत ने किस रस को जो है नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो यह है शांत। आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। जहां तक नाट्य प्रयोज्य रसों का प्रश्न है वे है श्रृंगार, कड़ूर, रौद्र, वीर, भयानक, हास्य, विभत्स और अद्भुत। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है? यानी मनहु उमगी अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें है व्यंजना। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना शब्द शक्ति है, अतः इसे अलंकार व्यंजना भी कह सकते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम क्या है? प्रसाद, माधुर्य, ओज। तो यहाँ पे देखिए ये है माधुर्य गुण। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम माधुर्य है। माधुर्य का अर्थ मधुरता या मिठास। काव्य में जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे माधुर्य गुण कहलाता है। ना कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है? तो ना कांतामापि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक है भामा, उद्भट, दंडी, रुद्रट। तो इनमें से कौन है? उपयुक्त पंक्ति के लेखक अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है। अलंकार विषय पर इनकी महत्वपूर्ण रचना काव्य अलंकार है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, माधुर्य, प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए ओज होता है। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस, शांत रस तथा करुण रस है। तो वीर रस प्रधान रचना हो तो उसमें ओज गुण होता है और माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस, शांत रस तथा करुण रस में माधुर्य। प्रसाद गुण, आपको प्रसाद गुण सभी रसों में देखने को मिलेगा, मतलब जितने भी रस हैं प्रसाद गुण सब में देखने को मिलता है। बाकी माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, शांत रस तथा करुण है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? तो यहाँ पे क्या कहा है?
जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्यशास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? तो किसका है? ये लक्षण है ध्वनि का। जहाँ सब प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार ध्वनि सिद्धांत का ये लक्षण है। ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित यानी ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जो ध्वनि संप्रदाय उसको व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? अभिनव गुप्त का। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ लिखा है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, जबकि आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, वस्तु, काल, कथानक। तो संकलन त्रय में कौन नहीं है इनमें से? तो इसमें कौन नहीं है? कथानक। स्थान है, वस्तु है, काल है, लेकिन संकलन त्रय में कथानक नहीं है। कथानक संकलन त्रय के तहत नहीं आता, जबकि संकलन त्रय के तहत वस्तु, स्थान, काल ये सभी आता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के तहत नहीं आता? कार्य, प्रकृति, पताका, विषादांत। तो इनमें से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के तहत नहीं आता है? विषादांत नहीं आता। कार्य आता है, प्रक्रिया आता है, पताका आता है। तो विषादांत अर्थ प्रकृति के तहत नहीं आता। नाटक में फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 5 है: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के तहत नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो नाट्य वृत्तियों के तहत नहीं है? सात्विक, आर्भटी, भारती। तो यहाँ पे देखिए, सात्विक नाट्य वृत्तियों के तहत नहीं आता। क्या नहीं आता है? सात्विक नाट्य वृत्तियों के तहत नहीं आती। सात्विक अनुभाव होता है, इसकी संख्या 8 होती है। श्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ता, प्रलय। देखिए इनकी संख्या कुल 8 है। श्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ता और प्रलय। कैसकी, आर्भटी, भारती, सात्वती, यही 4 नाट्य वृत्तियां हैं। क्या क्या है? कैसकी है, आर्भटी है, भारती है, सात्वती है, यही 4 नाट्य वृत्तियां हैं जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? अनुकूल, सठ, दक्षिण, दृष्ट। तो ये है दक्षिण। श्रृंगार रस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कृष्ण जो है वो दक्षिण प्रकार के नायक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं: दक्षिण, अनुकूल, सठ और दृष्ट। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं: दक्षिण, अनुकूल, सठ और दृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता तो अवश्य है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र तथा सहृदय होता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त होता है। सठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है, किंतु प्रकट नहीं करता। धृष्ट नायक ये स्पष्ट रूप से दुराचरण करता और निर्लज्ज होता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? यानी इनमें से देखें तो कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? चूलिका, विस्कंभक, प्रवेशक, नियताप्ति। तो इसमें से देखिए कि कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो यहाँ पे दिया नियताप्ति। नियताप्ति जो है अर्थोपक्षेपक नहीं है। अर्थोपक्षेपक की संख्या 5 मानी गई है। नियताप्ति नहीं है उसमें, बाकी इसकी संख्या 5 है। प्रवेशक, चूलिका, विस्कंभक। प्रवेशक है, चूलिका है, विस्कंभक है, अंकास्य है, अंकावतार है। तो प्रवेशक, चूलिका, विस्कंभक, अंकास्य, अंकावतार। जबकि नियताप्ति जो है पर्याप्त, चूलिका, विस्कंभक, अंकास्य, अंकावतार है, जबकि नियताप्ति कार्यावस्था के तहत आता है। किसके तहत? नियताप्ति जो है वो कार्यावस्था के तहत आता है। और कार्यावस्था की भी संख्या कुल 5 है, जिनमें प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। तो यहाँ पे देखिए अर्थोपक्षेपक की संख्या 5 बताई गई, जिनमें प्रवेशक है, चूलिका है, विस्कंभक है, अंकास्य, अंकावतार है। जबकि नियताप्ति कार्यावस्था के तहत आता है। और कार्यावस्था की भी संख्या कुल 5 है। जो कार्यावस्था उसमें क्या आता है? प्रारंभ है, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम है। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन होता है? युधिष्ठिर, माधव, भीमसेन, दुष्यंत। तो ये है भीमसेन। भीमसेन धीरोदत्त नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीरलरी, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। तो भीमसेन क्या है? धीरोदत्त नायक है। जो धीरोदत्त होता है ये मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। इसे अपने बल तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौड़पाद तथा प्रतिनायकों में अवश्य इस प्रकार के लक्षण देखते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि धीरोदत्त नायक के उदाहरण है, जबकि युधिष्ठिर धीरोदात्त नायक है तथा दुष्यंत धीर ललित।
कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, शेली, टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड। तो इस किसने कहा? मैथ्यू आर्नल्ड ने। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता को देखा जाए तो अपने मूल रूप में क्या है? जीवन की आलोचना, ये कहना है मैथ्यू आर्नल्ड का। ये कहना काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता भी प्रकट करता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट टाइम। सुरति से क्या आस है? उन्माद, ध्यान, विरक्ति, आनंद का अनुभव। यहाँ समझना है, जो सुरति है इसका आशय आनंद के अनुभव से है। सुरति स्मृति और निरति के बीच का पुल है। क्या है? सुरति क्या है? स्मृति और निरति, इसके बीच का पुल है। सुरति का आधार मन है और निरति स्वयं अपना आधार। कबीर के पदों में सुरति और निरति शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ। किसके? कबीर के पदों में सुरति और निरति। ये शब्द परिभाषिक है। निरति जब सुरत में और सुरति जब निरत में मिलती है और सुरति जब शब्द मिलता है तो हस देह की प्राप्ति होती है। निरति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहते हैं। जब बाह्यमुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होता है तो जीव और ब्रह्म के अभिहित की प्राप्ति होती है। नाट्य शास्त्र की दृश्य नाटक का तत्व कौन सा? अभिनेता, रस, कथा, वस्तु, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। अभिनेता भी है, रस, कथा, वस्तु। नाट्य शास्त्र की दृश्य अभिनेता, कथा, वस्तु, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है और नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? कौन सा ऐसा विद्वान है जिसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्ट, लोलड़, नायक, अभिनवगुप्त। तो कौन है ऐसा? ये है भट्ट लोलड़। आचार्य भट्ट लोलड़ का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है भरत मुनि के रसूत के। यानी भट्ट लोलड़ का वैसे कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रसूत के पहले व्याख्याताकार है। इनका दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। इनका सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद है। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार है? रुद्रट, भामा, दंडी, विश्वनाथ। तो यह है रुद्रट। रुद्रट के अनुसार जो है, रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी के 72। तो रुद्रट 73, दंडी 72, भामा ने 3। साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तभी क्रिया साधारणीकरण कहलाता है। जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण समझे तो क्रिया साधारणीकरण कहलाता है। जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। या साधारणीकरण वो व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाता है। तो इसमें हमें समझना है क्या कह रहा है कि साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? तो यही है, साधारणीकरण वो व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से माना जाता है। इसका प्रयोग भरतों यानी नटों के द्वारा होने से भारतीय नाम पड़ा। ये सभी रसों में काम करती है परंतु प्रमुखतः इसका संबंध करुण और अद्भुत रसों से है। बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छन्मुक्त करना, उपयुक्त सभी। तो बिंब का क्या काम है? काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रियाकल्प विधि का अनिवार्य अंग माना गया है। ये शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपात्मकता में अपने स्थान को बनाए रखता है। इनमें से सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है। तो दिया है काव्य अनुशासन 12वीं-13वीं सदी के मध्य, साहित्य दर्पण 14वीं सदी, रस मंजरी 1300 ईस्वी और रस गंगाधर 17वीं। 10 रूपकम के लेखक कौन है? धनिक, मम्मट, धनंजय, विश्वनाथ। तो ये है धनंजय। 10 रूपकम के लेखक धनंजय है। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका और लोक के रचयिता धनिक है। मम्मट ने काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने किया है? तो ये किया है भट्टनायक ने। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्टनायक ने की है। जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्ति की, आचार्य शंकुक ने अनुमिति की, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की है। तद 200 शब्दातु सा गुणा वनालंकृत पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो ये है मम्मट का। तद 200 शब्दातु सा गुणा वनालंकृत पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का। किसका? आचार्य मम्मट का है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्युच्छिन्नः पदावली दंडिका तथा निर्दोषा लक्षणवती सरिति गूढ़ाभूषण ये काव्य लक्षण जयदेव का है। रसो वह साह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? रसो वह साह। तो पंडित जगन्नाथ, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भट्टनायक। तो यहाँ पे देखें
रसो व शाह को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। यह उक्ति तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां, ये उक्तियां किसकी है? तो देव की है। उपयुक्त उक्ति रीतिकालीन आचार्य या कवि देव की है। देव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय काव्य ग्रंथ काव्य रसायन है। कविता में अभिधा को महत्व देते हुए अंकित काव्य रसायन से लिए गए। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ में भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, अष्टयाम है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 5, 7, 6, 8। तो ये है 6। आचार्य कुंतक ने जो भी वक्रोक्ति के भेद माने वो इस प्रकार है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, वाक्य है, प्रकरण वक्रता है, प्रबंध वक्रता है। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार, काव्य दर्पण, काव्यदर्श, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। तो ये है काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में सूत्रों की संख्या कुल 319 है तथा ये ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। मम्मट जो है इसमें किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, ध्वनि, अलंकार, रीति। तो मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ये ध्वनि। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। और अन्य ध्वनिवादी आज संप्रदाय के आचार्य में आनंदवर्धन, रोयक, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ, जबकि भामा है, दंडी है, उद्भट है, रुद्रट है, जयदेव है आदि ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं तथा वामन रीतिवादी, क्षेमेंद्र औचित्यवादी आचार्य हैं। तो हम आगे जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।